देखो हमारा टॉपिक आज है मूवमेंट से आगे। ठीक है, मूवमेंट पहले हम आज टॉपिक पढ़ेंगे जो है वो बर्गनैंस थ्योरम। ठीक, हम डिस्कस करेंगे बर्गनैंस थ्योरम को। सबसे पहले मूवमेंट को जानते हैं। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट डेफिनेशन है, मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखो ये एक एंड है हिंज सपोर्ट, एक एंड है जो फ्री। इस एंड पे जो फोर्स लगा है वो क्या लगा है? एफ फोर्स। ठीक, बी पॉइंट एंड ए पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो हमने क्या मान रखी है यहाँ से यहाँ तक? एक्स। तो फोर्स हम क्या है, ये इस पॉइंट के अबाउट जो हम मूवमेंट लेंगे, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, क्या हो जाएगा? मूवमेंट फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट, एफ इंटू एक्स। तो ए पॉइंट पे जो मूवमेंट आ गया एम ए इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। दिस मूवमेंट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर हम कंसीडर करके चलेंगे पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज नेगेटिव। तो ये मूवमेंट जो है वो क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? यूनिट देखेंगे। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? द यूनिट ऑफ मूवमेंट विल बी न्यूटन mm, न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्कस वर्गनेंस थ्योरम ऑफ मूवमेंट। तो वर्गनेंस थ्योरम ऑफ मूवमेंट क्या है? देखो हम पहली डेफिनेशन इसकी देख रहे हैं। जो डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ ऑल दी फोर्सेस विल बी इक्वल टू द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। मतलब क्या है कि हम जो भी मूवमेंट का सम लेंगे वो किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? रिजल्टेंट के इक्वल होगा। कैसे? देखो सेकंड टाइप डेफिनेशन देखते हैं। द एल्जेब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट सेंटर इन देयर प्लेन इज इक्वल to the movement of their resultant force about the same movement center। क्या हमें प्रूफ करना है? R इंटू डी इज इक्वल टू F1 D1 प्लस का F2 D2। देखो रिजल्टेंट फोर्सेस की बात चल रही है कि हमने यहाँ पर दो फोर्स लिए हैं, F1 और F2। हम तीन भी फोर्स ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। तो किनका सबका एल्जेब्राइक सम क्या हो सकता है? F1 D1 प्लस F2 D2 एंड F3 D3। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाया। हमने दो फोर्स मान लिए। कौन कौन से दो फोर्स? एक पॉइंट हमारा यहाँ पे देखो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स F2 है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमने क्या मान लिया? R। ये एक्सिस जो है बेटा वो है वाई एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। हमने क्या किया, हम लोगों को जो प्रूफ करनी है वो करनी है थ्योरम R इंटू डी इज इक्वल टू F1 D1 प्लस का F2 D2। देखो हमने पहले वाले फोर्स के लिए डायग्राम जो बनाया है वो बनाया है ए बी और ओ। डायग्राम जो है ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ से जो फोर्स है वो क्या है? F1 फोर्स है, और ये जो एंगल बना रहा है वो θ1 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये फोर्स यहाँ से जो एंगल है वो कितना है? θ1। तो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना? 90। तो ये वाला जो अंदर वाला एंगल बचा वो कितना बचा? 90 माइनस का θ1, और दिस एंगल इज 90। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना बचेगा? θ1। तो दिस एंगल इज θ1। उसके बाद हम क्या करते हैं, बी पॉइंट के अबाउट, इस सिंगल पॉइंट के अबाउट कोप्लेनर फोर्सेस हैं एक प्लेन पे। कितने बात चल रही है? कोप्लेनर फोर्सेस की बात चल रही है, एक प्लेन पे फोर्स हैं। ठीक, उसके बाद हम इस पॉइंट के अबाउट क्या ले लेंगे? मूवमेंट ले लेंगे। कैसे? टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। अब बी के अबाउट जब मूवमेंट लिया तो MB1 इज इक्वल टू F1 इंटू D1। क्या हो जाएगा यहाँ से? F1 इंटू D1। तो MB1 इज इक्वल टू F1 इंटू D1। अब ट्राइंगल ABO में देखते हैं। ठीक, इन ट्राइंगल ABO क्या आ जाएगा? cos θ1 इज इक्वल टू D1 अपॉन AB। तो D1 की वैल्यू आ जाएगी AB cos θ1। तो MB1 इज इक्वल टू F1
इंटू D1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से AB cos थीटा 1, तो AB cos थीटा 1, तो MB1 इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 इंटू AB। उसके बाद MB1 इज इक्वल टू FX1 इंटू AB, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली उसके आगे सेकंड पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ से अगर फोर्स अब हमारा F2 है, डिस्टेंस D2 है, एंगल थीटा 2 है। जब एंगल थीटा 2 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिमिलरली MB2 इज इक्वल टू FX2 इंटू AB। अब देखो यहाँ से अगर जो हमने F1 cos थीटा 1 लिया है तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos थीटा 1 और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो होगा F1 sin थीटा 1। वर्टिकल कंपोनेंट F1 sin थीटा 1 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 cos थीटा 1। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ज़रूरत है, तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की ज़रूरत है तो F1 cos थीटा 1 वाला कंपोनेंट हम लोग ले लेंगे। तो उसके बाद में जब हॉरिजॉन्टल में फोर्स देखेंगे तो F1 cos थीटा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, FX1 इंटू AB। उसके बाद सिमिलरली MB2 इज इक्वल टू FX2 इंटू AB, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद रिजल्टेंट के लिए जब लेंगे तब भी सिमिलरली MB इज इक्वल टू R इंटू D, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RX इंटू AB, इक्वेशन नंबर 3। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, MB1 प्लस का MB2 इज इक्वल टू FX1 इंटू AB प्लस का FX2 इंटू AB, F1 इंटू D1 प्लस का F2 इंटू D2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन है, AB कॉमन है, तो AB कहाँ ले लेंगे हम, बाहर। अंदर क्या बचा, FX1 प्लस का FX2। यहाँ से ये वैल्यू जो होगी FX1 प्लस FX2 किसके बराबर हो जाएगी बेटा, रिजल्टेंट के बराबर, FX1 प्लस FX2 इज इक्वल टू RX के। तो जो रिजल्टेंट के बराबर हो गई RX इंटू AB, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 इज इक्वल टू RX इंटू AB। और RX AB किसके इक्वल है, यहाँ से देखो इक्वेशन 3 में RX इंटू AB इज इक्वल टू RD के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, RX इंटू AB की जगह R इंटू D। तो हमारी वर्गनेस थ्योरम प्रूफ हो जाती है, R इंटू D इज इक्वल टू F1 D1 प्लस का F2 D2। तो R इंटू D इज इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस का F2 इंटू D2। दिस इक्वेशन इज वर्गनेस थ्योरम। ठीक है बेटा, कोई डॉट, क्लियर, ओके, ठीक।